आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के यूरोलॉजी विभाग में प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वास्थ्य श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य विषयों पर। देश में पिछले 24 घंटे में 5,379 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 213 करोड़ 91 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्वास्थ्य श्रृंखला के आज की इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, रोबोटिक्स एंड रीनल ट्रांसप्लांट के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। डॉक्टर अनूप का मेडिकल साइंस में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर अनूप, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और श्रोताओं, आप भी डॉक्टर अनूप से जुड़ सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 यानी दिल्ली का कोड 01123421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर अनूप, सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कोविड के लिए भारत बायोटेक की आई नई नेजल वैक्सीन की, जिससे इमरजेंसी सिचुएशन में रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए अनुमति मिली है। 18+ के लोग ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। कितनी बड़ी सफलता आप इसे मानते हैं? और नेजल वैक्सीन तो अपने आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सुई से डर लगता था, इंजेक्शन से डर लगता था, बट अब जब बात नेजल वैक्सीन की आ गई हो कोविड के लिए, तो कितनी बड़ी सफलता है ये? सिद्धार्थ जी, ये बहुत बड़ी सफलता मानेंगे भारत के लिए, क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। पहला कि ये भारत देश में बनी हुई पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है, जो कि विश्व में 1 या 2 कंपनी ने बनाया है, बट ये भारत में बहुत ही सस्ते रेट में और बहुत ही कम समय में बनाया गया है। इसका फायदा ये रहेगा कि वो लोग जो इंजेक्शन लेने से डरते हैं, जैसे छोटे बच्चे हो गए, एल्डरली हो गए, या वो हो गए जिनको ऑलरेडी इतनी सारी कोमोर्बिड कंडीशन चल रही हैं, इनको इंजेक्शन लगते रहते हैं, वो इंजेक्शन से डरते हैं। तो अब हमें इंजेक्शन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जब हम इसको वैक्सीन को नेजल रूट से लेंगे तो हमारी ना सिर्फ लोकल इम्यूनिटी बनेगी, बल्कि उसके साथ साथ सिस्टमिक इम्यूनिटी भी बनेगी। तो हमें डबल प्रोटेक्शन मिलने वाला है, लोकल प्रोटेक्शन और एज वेल एज सिस्टमिक प्रोटेक्शन। और ये देखा गया है, अभी 4000 वॉलंटियर्स में ट्रायल हुए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और उसमें पाया गया कि इसकी एफिकेसी जो है बहुत अच्छी पाई गई है। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सबसे अच्छी बात है। और अभी भारत सरकार ने 18 से ऊपर के लोगों के लिए इसको अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज के लिए। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ेंगे तो हम इसकी देख सकते हैं कि एज को और नीचे भी हम अलाउ कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर अनूप, जैसा कि नेजल वैक्सीन है, कोविड जो है उसके भी फैलने का एक बड़ा हमारा जो नेजल ओपनिंग है, ये भी एक बड़ा जरिया है। तो क्या इसके जरिए और ज्यादा प्रभावी ये बाकी वैक्सीन की तुलना में होगी? हाँ, बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कोविड वायरस हमारे नेजल रूट से अंदर जाता है। तो अगर हमारी नेजल जो लोकल इम्यूनिटी, इसको हम बोलते हैं IgA एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी होती है जो हमें लोकल इम्यूनिटी प्रदान करती है। ऐसा शोध में पाया गया है इस भारत बायोटेक की वैक्सीन में कि जब इस वैक्सीन को नेजल रूट से डाला गया तो हमारे IgA लेवल्स कोविड के अगेंस्ट बढ़ गए, और जिससे कि प्रोटेक्शन हमें मिला। और उसके साथ साथ जो हमें दूसरी वैक्सीन से ब्लड में इम्यूनिटी बढ़ती है, वो भी इससे बढ़ी। तो इस तरह से डबल प्रोटेक्शन हुआ, और इससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा आगे आने वाले समय में हमारे पास एक अच्छा वेपन आ गया है इस लड़ाई में कोविड के अगेंस्ट। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर अनूप बता रहे हैं कि एक डबल प्रोटेक्शन होगा। और डॉक्टर अनूप, आजादी के अमृत महोत्सव में इस समय 18+ के लोगों में फ्री प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है सरकारी केंद्रों पर। और चूंकि अभी इसमें समय है और 15 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, 75 डेज का ये अभियान है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं?
देखिए बिल्कुल, अभी भारत ने अगेन एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया जब 200 करोड़ वैक्सीन का रिकॉर्ड पार किया, जो कि कोई देश सोच भी नहीं सकता है। जी। और प्रिकॉशनरी डोज में हमने देखा है कि जिन भी लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज लगाया उनको कोविड तो हो सकता है, लेकिन कोई भी घातक कॉम्प्लिकेशन या आईसीयू की रिक्वायरमेंट या डेथ की रेट्स बहुत ही नेग्लिजिबल पाए गए। तो इसीलिए अभी कुछ लोग जो रह गए हैं थर्ड डोज या प्रिकॉशनरी डोज के लिए, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा कि अपने बचाव के लिए, और ना सिर्फ अपने बचाव के लिए, जो आपके संपर्क में आपके बुजुर्ग लोग हैं, आपके बच्चे हैं, उनके बचाव के लिए प्लीज जाके ये डोज लगवाएं। और स्पेशली वो लोग जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, पहले से हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और लंग की प्रॉब्लम है, वो लोग जरूर प्लीज जाके इसको लगवा लें। डॉक्टर अनूप, आपका यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में विशेष दक्षता है आपकी, और सबसे पहले एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हमारे एक लिसनर हमें लिख रहे हैं कि यूरिन इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कई बार रिकरेंस भी हो जाता है, और स्पेशली फीमेल्स में इसकी ज्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन बार बार होता है। तो जानना चाहती हैं कि क्यों होता है और क्या कारण है, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचाव किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, ऐसा देखा गया है कोविड के टाइम में बड़े सारे यूरोलॉजी के पेशेंट्स आए जिनके यूरिन में भी और सीमेन में भी कोविड वायरस पाया गया, और ऐसा देखा गया कि इन पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता और बच्चा पैदा ना करने वाली प्रॉब्लम बढ़ गई उन पुरुषों में। और साथ साथ में ये भी देखा गया कि किडनी की एक्यूट किडनी इंजरी नाम की एक बीमारी होती है जिसमें किडनी का सडनली फंक्शन कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट बड़े आए हमारे पास और किडनी इन्फेक्शन भी बढ़ गया। तो ये सब चीजें देखी गई कोविड टाइम में। तो इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं जिन भी पेशेंट्स को पहले से यूरोलॉजी की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि उनको स्टोन है, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, कोई कैंसर है, या सपोज किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, इन पेशेंट्स को अपना निरंतर समय समय पर चेकअप कराते रहें। नंबर 2, जो भी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और नंबर 3, जो वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, प्रिकॉशनरी डोज आपको तीनों लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो पेशेंट जिनको पहले से यूरोलॉजी प्रॉब्लम से और कोविड हो जाता है तो आपका ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती है। जी। और डॉक्टर रजनीश हमारे एक श्रोता हैं जो हमें ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रोस्टेटिस ये क्या बीमारी है और कितनी गंभीर है ये? प्रोस्टेटाइटिस देखिए एक इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट को कहा जाता है, यानी जो हमारा गदूद एक ग्रंथि होती है, हिंदी में गदूद बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोस्टेट बोलते हैं, ये हमारे पेशाब के रास्ते में पाया जाता है। और इसमें इन्फ्लामेशन 2 तरीके से होते हैं, एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है नॉन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है कि इसमें बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो हमारा ग्रंथि स्वेल कर जाता है, पेशेंट को पेन होता है, फीवर होता है, कभी कभी खून आ सकता है पेशाब में और पेशाब रुक भी सकता है। एक दूसरे प्रकार का प्रोस्टेटाइटिस को बोलते हैं ए बैक्टीरियल क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि एक्यूट सिम्टम्स तो कम होते हैं, बट पेशेंट बार बार कंप्लेंट करता है कि मेरे पेरिनियम में पेन है, मेरे स्क्रोटम में पेन है, पेशाब करने में जलन होता है, और इसमें इलाज में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर चिकित्सक को दिखाएंगे तो दोनों का इलाज संभव है। और डॉक्टर अनूप, जैसे कहते हैं कि कभी इन सब पानी की कमी के कारण से भी इस तरह की जो यूरिन इन्फेक्शन है या हमें प्रोस्टेटिस जैसी समस्याओं का पालन करना का सामना करना पड़ता है, तो क्या ये एक पानी की कमी से ये समस्याएं आती हैं? बिल्कुल, देखिए हाइड्रेशन हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, और अगर आप हाइड्रेशन अच्छा नहीं रखते हैं, ना सिर्फ आपको इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2 आपको पथरी होने के चांस बढ़ जाते हैं, नंबर 3 अगर आपको जो है को पहले से कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है या किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और आपने अगर हाइड्रेशन अच्छा नहीं रखा है तो आपकी वो प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो हम ये बोलते हैं कि एक पेशेंट या एक नॉर्मल इंसान को 1.5 से 2 लीटर अमूमन पेशाब आना चाहिए, जिसके लिए आपको 2 से 3 लीटर पानी एक हम एडल्ट को पीने को बोलते हैं। तो अगर आप हाइड्रेशन अच्छा रखते हैं, इसके और फायदे क्या हैं? आपका वजन कम रहता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन कम रहता है, और इसके साथ साथ आपको ये देखा गया है कि और जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं जैसे कि हार्ट डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये कम होता है। जी बिल्कुल। और आपने पानी की बात की है डॉक्टर अनूप, अक्सर लोग सुबह के वक्त में बहुत सारा पानी पीते हैं। कितना पानी पीना चाहिए जब हम सुबह उठते हैं और क्या प्रक्रिया होनी चाहिए इसकी?
बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थ जी, हम ये कहते हैं जब सुबह आप उठते हैं, सुबह सुबह हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होता है वो आप अगर आप 2 गिलास 3 गिलास मैक्सिमम कई बार लोग 4 गिलास भी पी लेते हैं, जी। उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। सुबह आप कितना भी पानी पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अगले 18 घंटे हैं दिन के उसको मेटाबोलाइज करने में और उसको यूरिन के रास्ते और बाकी तरीके से निकालने में। लेकिन हम ये कहते हैं कि रात को आपको पानी कम पीना चाहिए, क्योंकि रात में आप जो भी पानी पीते हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम होती है, उस समय वो सारा यूरिन के रास्ते ही निकलता है और फिर रात में बार बार हमारे बुजुर्ग पेशेंट शिकायत करते हैं कि उनको उठना पड़ता है। जी बिल्कुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी और आपने जो बताया कि जिस तरह से हमें किस तरीके से पानी का भी सेवन जो है बहुत सोच समझ के और एक वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। और इस बीच बहुत सारे कॉलर्स हैं डॉक्टर अनूप जो आपसे बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। पहले रुख करते हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश का, जहां से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार। हेलो जी रिंकी जी, आवाज आ रही है? जी जी रिंकी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप पूछिए अपना सवाल। बिल्कुल, आपके साथ डॉक्टर सर है, मेरा नमस्ते। जी जी रिंकी जी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वैसे जी, तो उसके अंदर अगर आयरन भी उतनी प्रचुर मात्रा में है, कैल्शियम, बट उन्हें जो एनम होती है, आशा बहुएं होती, उन्हें मतलब आयरन और कैल्शियम दोनों रो लिया देते। तो क्या इस स्थिति में जबकि है भरपूर मात्रा में, फिर भी क्या लेना जरूरी होता है? जी बिल्कुल। डॉक्टर अनूप, इस समय हम न्यूट्रिशन मंथ मना रहे हैं और सरकार पूरी तरह से लोगों के अंदर इसके प्रति जागरूकता लाने का काम कर रही है। और इसी से रिलेटेड रिंकी तिवारी जी ने सवाल पूछा है कि आयरन और कैल्शियम अगर बॉडी में हमारे प्रचुर मात्रा में है तो क्या इसके बाद भी हमें इसके फोर्टिफिकेशन की या अलग से लेने की जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। देखिए ऐसा होता है, हमारे एज के हम डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन और कैल्शियम। जब हम बढ़ती एज के ग्रुप की हम बात करते हैं, जो कि हमारे एडोलेसेंट बच्चे हैं, है ना, टीनेजर हैं, इन लोगों में जब बोन्स और प्यूबर्टी का स्टेज चल रहा होता है तो उनको कैल्शियम और आयरन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी बॉडी ग्रो कर रही है। तो जो फोर्टिफिकेशन हम बोलते हैं वो इन एडोलेसेंट और टीनेजर को बोला जाता है कि आप दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड टाइम हम बोलते हैं जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उस समय क्योंकि उसको अपने जो अंदर फीटस है, बेबी है, उसको भी पालन पोषण उन्हीं को करना है, इसलिए उनका आयरन और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तीसरा स्टेज आता है जब आप एल्डरली स्टेज में जाते हैं, यानी कि 50 साल के बाद पुरुष, और महिलाएं जब मेनोपॉज के बाद जब उनकी माहवारी बंद हो जाती है। इन दोनों ही कंडीशंस में हमारी बॉडी का कैल्शियम प्रोडक्शन और आयरन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इस कैटेगरी में भी हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन पहले चेक करते हैं, कैल्शियम का लेवल चेक करते हैं, फास्फोरस चेक करते हैं, आयरन चेक करते हैं, और अगर वो कम है तभी उनको सप्लीमेंट दिया जाता है। जी, तो बिल्कुल अपनी जांच कराने के बाद ही लें अगर आपको आयरन और कैल्शियम की जरूरत है। और इस बीच यामीन भाई रेडियो वाला हमारे साथ लोनी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी। जी यामीन डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे जिन लोगों को किडनी की बीमारी है जी, इनकी डायलिसिस वगैरह होती है, जैसे कि वो पानी वगैरह का इस्तेमाल किस मात्रा में करें, थोड़ा ये बताएं। जी डॉक्टर अनूप, पानी का और डायलिसिस और किडनी डिजीज का एक बहुत ही जिसे कहते हैं गहरा संबंध है। किस तरह से जो किडनी पेशेंट्स हैं या जो डायलिसिस पे हैं उन्हें पानी का जो रेगुलेशन है वो कैसे करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। देखिए जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जो डायलिसिस पर हैं, उसमें हमारा ये एक बैलेंस रखना पड़ता है। अगर हम पानी बहुत कम देंगे तो उसके वजह से पेशेंट प्री रीनल फेलियर में चला जाता है, यानी कि जब हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ही कम हो गया वाटर का, तो हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पानी दे देंगे तो वो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा और किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, क्योंकि किडनी पहले से खराब है। तो हम ये कहते हैं कि नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेज में वो पेशेंट है, इसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1 to 5 होती है। अगर कोई पेशेंट स्टेज 3 से 5 के बीच में है तो हम बोलते हैं कि 1.5 लीटर से 2 लीटर तक पी सकता है। लेकिन अगर स्टेज 3 से ज्यादा उसकी किडनी खराब है, जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज, जब उसको डायलिसिस चल रहा है, जैसे उन्होंने पूछा कि डायलिसिस अगर किसी का चल रहा है तो नॉर्मली हम उसको 1 लीटर से लेकर 1.25 लीटर जितना उसका यूरिन आउटपुट आता है पूरे दिन में, उसको पहले मेजर करने को बोला जाता है और 300 से 500 ml उसमें ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए किसी का आदमी का पूरे दिन में पेशाब आता है
अराउंड 900 ml। तो उसमें आप 300 ml और जोड़ दीजिए तो 1.2 लीटर उसको पीना है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करने के लिए हम बोलते हैं, ताकि ना ओवरलोड हो जाए और ना ही वो कम रह जाए। जी, और पूर्णिया बिहार का रुख करते हैं, बात करते हैं मोहम्मद मजहर से। मजहर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा एक सवाल है, जैसे हम लोग साग सब्जी खाते हैं उसमें नमक अगर नॉर्मल हो जाता है तो ऊपर से नमक लेने से चावल में या रोटी में किसी सब्जी में एक्स्ट्रा नमक देने से सेहत में कितना हानिकारक हो सकता है? जी बिल्कुल डॉक्टर अनूप, ऊपर से नमक खाना ये कहाँ तक सही है और अगर हमें नुकसान करता है तो किस तरीके से? ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। अगर हम हमारा नमक का इंटेक बढ़ा देते हैं, इसमें भी हमें बैलेंस रखने की जरूरत है। जैसे मैंने पानी के रूप में बताया, अगर हम नमक कम लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है। और ऐसा देखा गया कि जिन भी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको हम नमक थोड़ा ज्यादा लेने को कहते हैं। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं शुरू से ही, आपको हाइपरटेंशन होने के चांस ज्यादा रहते हैं और किडनी फेलियर होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जितना नमक आपके खाने में बनाते हुए डाला जाता है उसके ऊपर ना डालें, क्योंकि उसके ऊपर डालने की आपको जरूरत नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, क्योंकि हमारे नॉर्मल खाने पाने में जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। जी बिल्कुल। और दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं धर्मवीर जी का क्या सवाल है। धर्मवीर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा कि अभी सैटरडे को मैंने बूस्टर डोज के लिए किसी को भेजा जी, पर वहां जाके उन्होंने ये कहा कि 10 आदमी होंगे तभी हम वैक्सीन खोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो जाते थे वैक्सीन लगाते चले आते थे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा हमें? और इसके लिए क्या ये पीछे से आपके आदेश हैं कि सरकार की तरफ से 10 आदमी होंगे तभी आपको इंजेक्शन लगेगा? तो दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि अगर किसी को शुगर को पेशेंट को 3 महीने का टेस्ट होता है, उसमें लीवर, किडनी और इसके अलावा अदर यूरिन का भी टेस्ट होता है, तो क्या वो 3 महीने में इनका ये 3 महीने का टेस्ट होता है, तो क्या हर 3 महीने में क्या हार्ट का भी टेस्ट ईसीजी करानी जरूरी है क्या? जी बिल्कुल। डॉक्टर अनूप, सबसे पहले एक इन्होंने प्रिकॉशनरी डोज के बारे में पूछा है कि इसकी वायल जो है, जैसे कहते हैं कि 10 लोगों को लगाया जा सकता है, क्या ये कारण हो सकता है या इसका क्या कारण है कि इनको ये बोला गया? देखिए, ऐसा होता है कि जब हम वायल खोलते हैं तो उसमें 10 लोगों को देने की इतना अमाउंट होता है। अब सरकार ये चाहती है कि हमारी वैक्सीन वेस्ट ना हो। सपोज आप मान के चलिए किसी एक सेंटर में लोग आपके पास 3 या 4 ही आए हैं, आपने वो वायल को खोल दिया तो बाकी के जो डोज उसमें बच जाएगा, 5 या 6 जो डोज बच गई हैं, वो अब ज्यादा टाइम तक उसको प्रिजर्व आपको रखना पड़ता है रेफ्रिजरेटर में उसको प्रिजर्व करने के लिए, और कई बार वो नहीं हो पाता है तो वो डोज फिर आपकी वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने हो सकता है आपको बोला हो कि भाई आप 10 लोग जब हो जाएंगे तो हम ओपन कर देंगे ताकि वेस्टेज कम हो। तो आई थिंक ये एक रैशनल यूज भी है, क्योंकि इससे हम चाहते हैं कि वेस्टेज ना हो। ये हमारी राष्ट्रीय हमारे जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसी का यूज हो रहा है, तो सरकार चाहती है इसको वेस्ट ना करे। तो मेरे को लगता है इसमें कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर 10 लोग एक साथ जाते हैं तो उनको हमारा वेस्टेज कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। दूसरा उन्होंने पूछा कि इन्होंने शुगर के बारे में मुझे लगता है कि 3 महीने के टेस्ट यानी HbA1c के बारे में बात की होगी इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि अगर हमें 3 महीने की शुगर का लेवल जानने की आवश्यकता है तो क्या हमें जो अपना ECG है या हार्ट चेकअप है उसे भी क्या 3-3 महीने पर कराने की जरूरत होती है? देखिए, जो शुगर का हम ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, ये हमें 3 से 6 महीने का हमारा शुगर का लेवल बताता है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जिनको शुगर की बीमारी है वो 6 महीने में एक बार इसको कराएं। तो आपको 3 महीने में कराने की जरूरत नहीं है, 6 महीने में एक बार अगर आपको शुगर की बीमारी आप करा सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसको कोई शुगर की बीमारी नहीं है तो ये कहा जाता है कि 50 साल के बाद, या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, तो आप उसको साल में एक बार जांच करा लें। अब हम हार्ट पे आते हैं। अगर आपको पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको 50 साल के बाद, या आपको अगर सिम्टम्स होते हैं तब तो आपको साल में एक बार जांच करानी है अगर आपको सिम्टम्स नहीं है। और अगर आपको सिम्टम्स हैं और आप नोन केस ऑफ कोई हार्ट डिजीज है तो भी आपको हर 3 महीने पे कराने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर आपका शुरू में बेसलाइन ECG कराते हैं, वो आपको दवाइयां देते हैं और आपको समय समय पे सिम्टोमेटिक वो फॉलोअप करते रहते हैं। अगर उनको लगता है कि सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, नंबर 1,
या ऐसा लगता है कि आपके कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आप जो आपने बताया कि मेरे को सांस फूलने लग गया है या पसीने आ रहे हैं, उस कंडीशन में ही वो आपको ईसीजी कराने को बोलेंगे। तो इसलिए बार बार ईसीजी ना कराएं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा, और विशेषज्ञ की सलाह पे ही ईसीजी कराएं। जी। और इस बीच बड़ौत उत्तर प्रदेश से हमारे रेगुलर कॉलर महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी बताएं क्या जानना और चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक है और जानकारी से भरपूर है। इसको हम सुनते हैं और तमाम लोगों को पहुंचाते भी हैं। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी और खाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? जी बिल्कुल बताने कृपा करें। जी बिल्कुल, और बात भी होनी चाहिए। डॉक्टर अनूप न्यूट्रिशन मंथ चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि कैल्शियम को लेकर, खास तौर से जैसे महेश शर्मा जी हैं, एल्डरली पर्सन हैं और ऐसे में ऑस्टियोपोरोसिस या दूसरी बीमारियों के चांसेस काफी होते हैं। तो कैल्शियम कहाँ से मिल सकता है, क्या सोर्स है इसका, हमें कैसे अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए? कुछ जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। जी देखिए, हमारे जो खाद्य पदार्थ जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, छाछ, इसमें आपका कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा आपका सोयाबीन है और इसके अलावा आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनके अंदर भी कैल्शियम काफी पाया जाता है। जी। और पल्सीज अगर आप लेते हैं इसमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों मिलता है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास और भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अंडे ले सकते हैं, आप नॉन वेज जो मीट लेते हैं उसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो हमारी बॉडी में कैल्शियम जाने के लिए ये सब पदार्थ आप ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन एक एज के बाद ऐसा होता है कि ये खाद्य पदार्थ के बावजूद आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जैसे आपने कहा ऑस्टियोपोरोसिस, ये नॉर्मली 50 साल के बाद देखा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और हमारे खाद्य पदार्थों से वो कैल्शियम अंदर नहीं जाता है। दूसरा कारण है, हमारे इंडिया में क्या होता है, पहले हम लोग जैसे सनलाइट में ज्यादा रहते थे तो हमारे बॉडी में विटामिन डी ज्यादा बनता था। अब हम लोग ज्यादातर अंदर रहते हैं, इंडोर रहते हैं, एसी में रहते हैं और सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है, तो हमारी सभी के पेशेंट्स में देखा जा रहा है नॉर्मल इंसानों में विटामिन डी कम बनता है आजकल। तो ये भी एक कारण है कैल्शियम का कमी होने का। तो इसीलिए अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी डायग्नोज होती है, फिर हम कैल्शियम उसको सप्लीमेंट देते हैं, जिसमें कैल्शियम विटामिन डी का कॉम्बिनेशन देते हैं और कुछ कैल्सीफेरॉल के सैशे भी देते हैं। तो ये हमें सप्लीमेंट देना पड़ता है, क्योंकि एक नॉर्मल खाने पीने से वो पूरी नहीं होती। लेकिन आपने बिल्कुल सही पूछा है कि ये जो मैंने आपको खाद्य पदार्थ बताए, अगर आप ये लेते रहेंगे तो आपकी कुछ मात्रा में कैल्शियम अंदर जाता रहेगा। और रुख करते हैं ठाणे महाराष्ट्र का, जहां से गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। गुरुनाथ जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी गुरुनाथ जी बताएं। डॉक्टर सर को भी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी अपने जो पानी कितना पीना चाहिए दिन में? जी 3 लीटर बता रहे जी। तो सर ये जो मतलब गर्मी में तो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जी, पी लेता है आदमी। तो ये विंटर सीजन में जो जितना पानी पीने के बाद तो जो यूरिन का जो प्रॉब्लम होता है बार बार जाना, तो ये विंटर में भी उतना ही पानी पीना ही चाहिए क्या? जी बिल्कुल। डॉक्टर अनूप, आपने बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 2 लीटर से 3 लीटर के बीच में पानी पीना चाहिए। अब क्या जाड़े और गर्मी में पानी की मात्रा फर्क लेनी चाहिए? बिल्कुल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कि गर्मियों में हमारे बॉडी में स्वेटिंग ज्यादा होता है गर्मी की वजह से, और इसलिए हमारे को बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए हम जब बात करते हैं कि 2 से 3 लीटर पानी आप पिए, जैसे मैंने एडल्ट मेल की या फीमेल की बात की, तो आपका 1.5 से 2 लीटर यूरिन बनता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में स्वेटिंग नहीं होता है और इसकी वजह से बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो उसमें हम सर्दियों में क्या बोलते हैं कि 1.5 to 2 लीटर्स आप सर्दियों में पीजिए और गर्मियों में 2 to 3 लीटर्स पीजिए। तो उसको हम कम कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर्दियों में पेशाब पानी की रिक्वायरमेंट कम है। तो अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे, जैसे उन्होंने पूछा कि रात में सर्दियों में अगर आप पानी ज्यादा पी लेते हैं शाम के बाद से, तो रात में कहीं हमने देखा है पेशेंट सर्दियों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपना इंटेक 1.5 to 2 लीटर सर्दियों में रखें और गर्मियों में 2 से 3 लीटर रखें। जी। और डॉक्टर अनु, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट एक बड़ी समस्या है और सुनील जी हमें लिखते हैं कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का कारण क्या होता है और एक नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज कितना होता है?
बिल्कुल, देखिए प्रोस्टेट मैंने बताया था ग्लैंड होता है जो हमारे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। इसका नॉर्मल साइज जो है 15 से 20 ग्राम मानते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है 50 साल के बाद, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी में प्रोस्टेट साइज का बढ़ना शुरू हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जी। अब इसमें साइज बढ़ने के जैसे मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें दो तरह के हार्मोन्स काम करते हैं। हमारे मेल हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इन हार्मोन्स का भी जब इम्बैलेंस हो जाता है तो प्रोस्टेट बढ़ने के साथ साथ उसमें कैंसर होने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रोस्टेट बढ़ना बीमारी नहीं है, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। प्रोस्टेट बढ़ना एक नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, ऐसी प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है जी। और इंद्रभान सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर जैसे पैर के घुटना में जैसे दर्द होना या फिर दांत में दर्द होना, तो क्या सर ये विटामिन डी की कमी के कारण से ऐसा होता है क्या सर? मेरे एक दोस्त है वो जानना चाहते हैं सर इसके बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनूप, घुटने का दर्द या दांतों में दर्द रहना, क्या ये विटामिन सी की कमी को दर्शाता है? विटामिन डी जैसे उन्होंने बोला, बिल्कुल। देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे पहले कि ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी का नाम होता है जिसमें हमारी बॉडी में कैल्शियम कंटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जनरलाइज बॉडी पेन स्टार्ट होता है, जो कि घुटने के भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है। तो ऐसे हम ये बात करते हैं जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं, जैसे मैंने बताया 50 साल के बाद महिलाएं यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल माहवारी बंद होने के बाद, या एक नॉर्मल 50 साल के बाद जो मेल है उसको भी साल में एक बार अपना कैल्शियम कंटेंट चेक कराना चाहिए, जो कि ब्लड लेवल से हम बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि हमारा कैल्शियम कितना है, विटामिन डी कितना है ब्लड में। और अगर हमें डाउट है कि हमें को जो पेन्स हैं वो डॉक्टर की सलाह से हम एक डेक्सा स्कैन बोलते हैं, पूरे बॉडी में एक डेक्सा स्कैन नाम का एक टेस्ट होता है जिससे हमें पता लगता है कि पूरे बॉडी में जहां जहां बोन है उसमें कितनी कैल्शियम की मात्रा है। और हमारे पास एक ग्राफ बन के आता है कि आपको ऑस्टियोपीनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। तो बड़ा एक ऑब्जेक्टिव मेथड हमारे सामने आ जाता है और उसके आधार पर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जी। और डॉक्टर अनूप, हमारे एक श्रोता राजेश ये जानना चाह रहे हैं कि एक बार यूरिन इन्फेक्शन होने के बाद इसका रिकरेंस या बार बार क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो आपने किडनी कैंसर के बारे में बात किया जी। ये पूछ रहे हैं कि यूरिन इन्फेक्शन का रिकरेंस के क्या कारण होते हैं, एक बार होता है तो बार बार हो जाता है? देखिए यूरिन इन्फेक्शन अगेन हम कैटेगराइज करते हैं मेल और फीमेल में, अलग अलग कारण से होता है। मेल्स में जैसे हमने कहा 50 साल के बाद प्रोस्टेट की बीमारी की वजह से इन्फेक्शन बार बार होता है। दूसरा कारण होता है डायबिटीज, जिनको डायबिटीज है, अगर किसी का डायबिटीज अनकंट्रोल चल रहा है तो इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा। नंबर 2, अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी है, रुकावट उससे रहती है और अगर आपने उसको ठीक नहीं कराया तो भी आपको इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा। नंबर 3, अगर आपको पथरी की शिकायत है, जैसे कि ब्लैडर में स्टोन बन गया है, वो स्टोन भी बार बार इन्फेक्शन करता रहेगा। तो ये मैंने कुछ कारण बताया जिसमें बार बार इन्फेक्शन होता है। इसलिए हम कहते हैं इन्फेक्शन तो एक सिम्टम है, आपको अंडरलाइंग कॉज देखना है और उसका इलाज करना है। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर अनूप, बहुत ही संक्षेप में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी श्रोताओं को ये विनती करना चाहूंगा कि अब भारत इस समय बड़ी मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है कोविड की लड़ाई के अगेंस्ट। आप प्लीज जाके अपनी प्रिकॉशनरी डोज जिन्होंने नहीं लगाई है वो लगाएं, और अभी भी जो लोग भीड़ भाड़ के इलाके में जाते हैं वहां कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का फॉलो जरूर करें, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है, कंट्रोल में है, बट अभी भी भारत में है। डॉक्टर अनूप, आप स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के यूरोलॉजी विभाग में प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।